हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, आपने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी वेरियस सोर्सेज से कि इंफोसिस अपने एम्प्लॉयज को प्रिवेंट कर रही है अपने कॉम्पिटिटर कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि इंफोसिस नॉन कॉम्पिट क्लॉज है क्या और इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स लेबर मिनिस्ट्री से और NITES नीट्स एसोसिएशन से क्या आया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये रूल आखिर है क्या। तो किसी भी सेक्टर में अगर आप जाओगे तो आपको एग्रीमेंट्स या लॉ जो कि कंपनी के होते हैं उनको एक्सेप्ट करना यानी कि उन पे साइन करना होता है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर रूल आता है वो ये है कि आप क्लाइंट कंपनी को विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिजाइनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो। तो ये रूल जो है बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट सारे कंपनीज जनरली आईटी कंपनीज में आप देखोगे ही। तो क्लाइंट कंपनी का मतलब होता है कि मान लो कोई एक अमेरिकन कंपनी है और जिसके लिए सर्विस प्रोवाइडर का काम इन्फोसिस कर रही है, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिजाइनिंग आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते जो कि अमेरिकन कंपनी है। और ये रूल काफी ज्यादा लीगल भी है और ग्लोबली एक्सेप्टेड है। लेकिन सेकंड रूल जो इन्फोसिस ने अभी एड ऑन किए हैं, सारा का सारा कंट्रोवर्सी उसी रूल के रिगार्डिंग है। और वो ये है कि इन्फोसिस के कॉम्पिटिटर कंपनी जो भी है उनको आप विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिजाइनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जो कि मेनली TCS, HCL और विप्रो है। अगर इंडियन कंपनीज की बात करें तो इन्फोसिस, HCL, TCS, विप्रो ये सारे लीडिंग आईटी कंपनीज है और इनके बीच एम्प्लॉयज का काफी ज्यादा एक्सचेंज होता है। तो इस रूल को एक तरीके से ऐसे देखा जा रहा है कि इन्फोसिस प्रिवेंट कर रही है अपने एम्प्लॉयज को इन कंपनीज को ज्वाइन करने से, जो कि कहीं ना कहीं किसी एक एम्प्लॉयज के फंडामेंटल राइट्स का प्रिवेंशन किया जाता है, ऐसे इसको देखा जा रहा है। और एट्रिशन रेट कम करना चाह रही है इन्फोसिस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एट्रिशन रेट होता क्या है। एट्रिशन रेट होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिविंग अ कंपनी पर ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर द कंपनी इन द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। और अभी एट्रिशन रेट की बात करो इन्फोसिस का, वो अराउंड 27.7% है। और एक बार अगर फिर से हम एट्रिशन रेट को देख लेते हैं तो एक साल में कितने एम्प्लॉयज ने एक कंपनी को छोड़ा उसे आप डिवाइड करें एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कि उस साल कंपनी के लिए वर्क कर रहे थे और उसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तब आपका एट्रिशन रेट आता है। और अभी हम देखते हैं कि ये रूल क्यों बैकफायर कर गया। तो प्राइवेट सेक्टर और जनरली आईटी सेक्टर में आप देखोगे एम्प्लॉयज फ्रीक्वेंटली कंपनीज को चेंज करती है। जब भी उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर बेटर सैलरी मिलती है तो वो एक कंपनी से दूसरी एक कंपनी में जंप लगाते हैं। तो अगर जंप और प्रीवियस वर्क के बीच 6 मंथ का गैप आ जाता है तो आपको 6 महीने कहीं ना कहीं बेरोजगार अपने घर पे बैठना पड़ता है, यानी एक तरीके से आप 6 मंथ के लिए अनएम्प्लॉयड हो। तो एम्प्लॉयज एसोसिएशन का ये कहना है कि उस 6 मंथ में एम्प्लॉयज की सैलरी का क्या, उसके भी एक्सपेंसेस हैं और उसके लिए उसकी सैलरी जो है उसे रिक्वायर्ड है। और या फिर वो कहीं काम करेगा तो वो इन प्रोवाइडेड कंपनीज में काम भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर बनाना हुआ कि एम्प्लॉयज इन्फोसिस कंपनी को छोड़े ना। और सेकंड वर्क की बात करें तो ये होता है वर्क प्रेशर, यानी कहीं पे आप काम कर रहे हो और आपके पास वर्क प्रेशर काफी ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं आगे चल के उस कंपनी को छोड़ोगे और दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे। लेकिन प्रीवियस कंपनी अगर आपको बोलती है कि आप विद इन 6 मंथ सेकंड कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आपको या तो 6 महीने बेरोजगार बैठना पड़ेगा और या फिर आप अपनी प्रीवियस कंपनी में ही काम करते रहो आप जब तक कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपको प्रिवेंट कर रही है रूल कि आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है उसका कहीं ना कहीं से ये प्रिवेंशन होता है। और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी इस बात को फिलहाल एक्सेप्ट कर रही है और उन्होंने इसके खिलाफ ही कोई अपनी राय रखी है, इसके सपोर्ट में तो नहीं रखी है। और कंप्लेंट किसने की उसके बारे में हम जानते हैं। तो NITES ये एम्प्लॉइज एसोसिएशन है और
इन्फोसिस के काफ़ी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ मोर देन थाउज़ेंड्स की बात करें तो उन्होंने इस एसोसिएशन को कंप्लेंट फाइल करी थी कि ये एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट को अपील करे। तो इस एसोसिएशन ने इंडियन लेबर मिनिस्ट्री को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज़ अपील करा था और उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने एक्शन भी लिया है आगे। तो लेबर मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने नीड्स उनको जो कंप्लेंट फायर करी थी उसके बेसिस पे उन्होंने इन्फोसिस को नोटिस इशू करा था हियरिंग के लिए ताकि ये रूल्स जो है इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इस पे डिस्कस किया जा सके। तो इन्फोसिस के जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जिनको इन्फोसिस को रिप्रेजेंट करना था वो पहले हियरिंग में अब्सेंट हो गए। तो एक तरीके से ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस पॉइंट पे इन्फोसिस कंपनी कमज़ोर दिख रही है और उसे विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी करंट एटमॉस्फेयर की बात करें या फिर जो भी आईटी एसोसिएशन अराउंड द वर्ल्ड है या फिर जो भी कंपनीज़ है, उन्होंने कहीं न कहीं से इस लॉ को क्रिटिसाइज़ ही करा है। तो ऑलमोस्ट 90% चांसेस हैं कि ये लॉ रिवोक हो सकता है और रिवोक होना ही चाहिए। ये कहीं न कहीं से थोड़ी-सी ज़्यादती हो जाती है एम्प्लॉइज़ के साथ और उसके साथ ही एक और भी क्वेश्चन अराइज़ होता है कि क्या इस लॉ के आने के बाद आपको इन्फोसिस कंपनी जॉइन करनी चाहिए या नहीं? तो आपको एक बात समझ के रहना चाहिए कि अगर ये लॉ इन्फोसिस कंपनी में आया है और गवर्नमेंट इस लॉ को एक्सेप्ट कर लेती है यानी कि ये लॉ रह जाता है कंपनी में, तो कुछ ही समय में आप देखोगे बाकी सारी कंपनीज़ भी ये लॉ लेकर आ जाएँगी। क्योंकि अगर एक कंपनी कोई लॉ ला रही अपने बेनिफिट के लिए, तो उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी भी ये लॉ लाएगी ही लाएगी। लेकिन अगर ये लॉ गवर्नमेंट डिनाई कर देती है, इसे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ता है, तो कंपनी खुद ही हटा लेगी और या फिर इसे सपोर्ट नहीं मिलता एम्प्लॉइज़ का, तो अगर ये कंपनी खुद ही हटा लेगी लॉ को, तो बाकी कंपनी लाएगी ही नहीं। तो आपको अगर इन्फोसिस में कोई जॉब के लिए अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आपको ये लॉ प्रिवेंट करती है किसी भी तरीके से। And that's all for today. If you are new to this channel, kindly subscribe the channel, like the video and share the video.